नमस्कार। आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट टॉपिक है स्पेक्ट्रम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल पूरा डिस्कस करूंगा कि स्पेक्ट्रम क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है कि आपके डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होगी। उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, आपका डिफरेंट होगा। तो उनका जो अरेंज करने पे एक पैटर्न जो बनेगा, उस पैटर्न को ही अपन लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ पे स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। अब आपका यहाँ पे स्पेक्ट्रम दो तरीके का हो सकता है, एक एमिशन स्पेक्ट्रम हो सकता है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो सकता है। एमिशन स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूं तो वो कंटिन्यूअस हो सकता है, लाइन हो सकता है और बैंड हो सकता है। और अगर एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो वो लाइन और बैंड होगा। मैं आपको एक बात यही क्लियर कर देता हूं, जहां लाइन और बैंड की बात होती है ये दोनों डिसकंटिन्यूअस होते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होते हैं। तो इसलिए इसके अंदर लाइन और बैंड बनता है सिर्फ, ये तो डिसकंटिन्यूअस है। इसके अंदर लाइन बैंड के साथ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी बनता है। इसलिए एमिशन जो होता है आपका वो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों तरीके का होता है। बट जो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा वो सिर्फ किस तरीके का होगा, डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? शायद आई थिंक यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब सुनिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? व्हेन व्हाइट लाइट इज फर्स्ट पास थ्रू ए सॉल्यूशन or vapors of a chemical substance, then analyze the spectroscope. It is observed that some dark lines या bands are obtained. होता क्या है, जब आप किसी भी केमिकल सॉल्यूशन से लाइट पास करते हैं तो यहां पे कुछ फोटोन्स को ये सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए या तो आपको बैंड्स दिखाई देंगे या फिर वहां पे डार्क लाइंस दिखाई देंगी आपको, क्योंकि केमिकल सब्सटेंस से जब आप लाइट को पास करेंगे तो जो लाइट जो फोटोन्स है उनको ये सॉल्यूशन भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम आपको दिखेगा लाइन और बैंड, उसी स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोल देते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहां तक आपको शायद क्लियर होना चाहिए। अगर कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। अब एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। व्हेन रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम सम, फॉर एग्जांपल फ्रॉम द सन और बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैस एट लो प्रेशर और बाय हीटिंग सम सब्सटेंस टू हाई टेम्परेचर। या तो आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करिए गैस से लो प्रेशर पे, या फिर आप किसी सब्सटेंस को हीट कीजिए हाई टेम्परेचर, is directly passed directly through prism then received on photography plate the spectrum obtained। आप जब किसी के अंदर से यानी रेडिएशन जब एमिट होगी, लाइक सन है आपका, ठीक है, सन हो सकता है वहां से भी लाइट आएगी आपकी, या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को आप लो प्रेशर पे गैस के अंदर से पास कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि आप कोई भी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, तो यहां से भी रेडिएशंस आपकी निकलेंगे। रेडिएशंस को जब आप डायरेक्टली प्रिज्म से पास करेंगे तो जो फोटोग्राफी प्लेट पे आपको स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा, उस स्पेक्ट्रम को आप एमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक है, उस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर होगी। अब सुनिएगा, देखिए, एक्साइटेड स्टेट में अगर कोई है तो वो पहले ग्राउंड स्टेट में आएगा और एनर्जी यहां पे वो क्या करेगा, आपकी रिलीज करेगा। ठीक है, वो एनर्जी अगर रिलीज करेगा, उस लाइट को हम, उस एनर्जी को हम लोग प्रिज्म से पास करते हैं, तो आपको फिल्म या डिटेक्टर पे ये विबग्योर बनता हुआ दिखाई देगा। ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। यहां देखिएगा आप, कलरफुल लाइंस आपको दिख रही होंगी। बट जब एब्जॉर्प्शन की हम लोग बात करते हैं तो एब्जॉर्बिंग सैंपल यहाँ पे है, तो ये पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से जो लाइंस अपने को कलरफुल दिखनी चाहिए थी वो कैसे दिखती है, डार्क दिखती है, ब्लैक दिखती है। यानी वो कलर्ड नहीं दिखती, अपने को कैसी दिखती है, ब्लैक दिखती है।
एक्साइटेड स्टेट से जब आप नीचे आओगे तो वो एनर्जी रिलीज होगी, तो उसको कोई एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट ऐसे कैसे प्रिज्म से पास करने पे फिल्म या डिटेक्टर पे ऑब्जर्व होगी तो वो कलर्ड होंगी। तो वो जो कलर्ड होंगी उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम बन रहा है वो एमिशन स्पेक्ट्रम। बट एब्जॉर्ब करने की वजह से जो लाइंस है ये ब्लैक कलर की हो रही है, तो इस ब्लैक कलर की लाइंस को वजह से जो स्पेक्ट्रम बन रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब आगे सुनिए, बैंड स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम में है क्या डिफरेंस। बैंड स्पेक्ट्रम कंटेन्स कलरफुल कंटिन्यूअस बैंड सेपरेटेड बाय सम डार्क स्पेसेस, यानी जैसे इस तरीके से यहाँ कलरफुल होंगे, उसके बाद कुछ डार्क स्पेस, फिर कलरफुल, फिर डार्क स्पेस, फिर कलरफुल, फिर डार्क स्पेस। और ये किसके अंदर होगा, मेनली मॉलिक्यूल्स के अंदर। बैंड का मतलब ये है कि एक साथ बहुत सारी वेवलेंथ्स आपको एक जगह पे दिखाई देंगी, फिर छोड़ देंगी, फिर बहुत सारी दिखाई देंगी, फिर छोड़ जाएंगी, तो ये मॉलिक्यूल्स के अंदर होगा। बट लाइन का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लाइंस होंगी इस तरीके से, देखिए पर्टिकुलर लाइंस होंगी, और ये किसके अंदर होगा, लाइन स्पेक्ट्रम आपका एटम्स के अंदर। तो लाइन स्पेक्ट्रम आपका एटम्स के अंदर होगा, तो दिस इज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ लाइंस ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ सेपरेटेड बाय डार्क स्पेस। ठीक है, दिस इज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ लाइंस, लाइंस का ऑर्डर अरेंजमेंट है जो डार्क स्पेस से क्या है आपका सेपरेटेड। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लाइंस। देखिए कंटिन्यूअस एमिशन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस समझाता हूं। कंटिन्यूअस में क्या है, देखिए बीच में कोई भी ब्लैक लाइन वगैरह नहीं है, सीधा कलर दिख रहा है आपको यहां से यहां तक। बट एमिशन में क्या है कि कलर लाइंस दिख रही है आपको, बीच में ब्लैक ब्लैक आपका सेपरेट करने वाला है इसको, डार्क जोन्स बीच में है और कलर लाइंस आपको दिख रही है यहाँ। बट एब्जॉर्प्शन में क्या है, कलर्ड है बट ब्लैक लाइंस आपको दिख रही है यहाँ। ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ये एमिशन स्पेक्ट्रम है, और ये आपका क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन लाइंस की हम लोग बात करें। कंटिन्यूअस में आपको कोई लाइन नहीं दिखेगी बीच में, बट एमिशन लाइंस के अंदर क्या होगा, कलर लाइंस होंगी जो डार्क से सेपरेट होंगे। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होगा, कलर्ड जोन्स होंगे जो ब्लैक लाइन से सेपरेटेड होंगे। दोनों लाइन स्पेक्ट्रम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एमिशन लाइंस और एब्जॉर्प्शन लाइंस। जैसे देखिए एमिशन में पूरा ब्लैक है, फिर कलर लाइन, फिर ब्लैक, फिर कलर लाइन, फिर ब्लैक, फिर साथ में कलर्ड, फिर ब्लैक, फिर कलर्ड, फिर ब्लैक। तो वेवलेंथ के अरेंजमेंट को दिखा रहा है यहाँ पे कि लाइंस इस तरीके से अरेंज होंगी। आप पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की अगर बात करेंगे तो आई थिंक आपको एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। अगर हम लोग बात करते हैं तो वो होता है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। When an electric excitation is applied on hydrogen gas at low pressure, a bluish light is emitted. When a wave of this light is passed through a prism, a spectrum of several isolated lines are obtained. The wavelength of the various lines show that spectrum lines lies in visible, ultraviolet and infrared. यानी आपका हाइड्रोजन सपोज करिए यहाँ पे है, जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ रहा है तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, और इस एनर्जी को हम लोग पर्टिकुलर वेवलेंथ की इसको प्रिज्म से पास कर रहे हैं। तो प्रिज्म से पास करने पे जो यहाँ पे अपने को लाइंस ऑब्जर्व होंगी, वो लाइंस आपकी विजिबल में भी हो सकती है, अल्ट्रावायलेट में भी हो सकती है, और इंफ्रारेड रीजन में भी हो सकती है। तो इससे जो स्पेक्ट्रम आपका बनेगा, जो पैटर्न आपका ड्रॉ होगा, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। यहाँ तक आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए, all lines in the emission or absorption spectrum of hydrogen, each one corresponding to an allowed transition between quantum energy levels. जैसे पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन की वजह से एक पर्टिकुलर तरीके की वेवलेंथ आपके सामने निकल के आ रही हो, यानी अलग अलग ट्रांजिशंस के लिए अलग अलग वेवलेंथ होगी आपके पास, अलग अलग एनर्जी होगी डिफरेंट ट्रांजिशंस के लिए। कैसे, एक डायग्राम देखिएगा, इस डायग्राम को देखिए। यहां n अगर 1 है तो इस लाइमन सीरीज बोल रहे हैं, n2 है तो बामर सीरीज बोल रहे हैं, n3 है तो पाश्चन बोल रहे हैं, n4 है तो ब्रैकेट बोल रहे हैं, n5 है तो पी फंड बोल रहे हैं, और n6 है तो इसको हम लोग हम्फ्री बोल देते हैं। ठीक है, ये आपका 6 वाला क्या बोल रहे हैं हम लोग, 6 वाला हम लोग बोल रहे हैं हम्फ्री। ठीक है,
अब यहाँ से देखिए, अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन इन्फाइनाइट से ट्रांजिशन कर रहा है तो वो आपका देखिए, या तो आपका इन्फाइनाइट से ट्रांजिशन कर रहा है तो फर्स्ट वाले में आ सकता है, 7 से ट्रांजिशन कर रहा है तो भी फर्स्ट में आ सकता है, 6 से कर रहा है तो फर्स्ट में आ सकता है, 5th से फर्स्ट में आ सकता है, 4th से फर्स्ट में आ सकता है, 3rd से फर्स्ट में और 2nd से फर्स्ट। ठीक है, तो ये लाइमन सीरीज में आएगा। अगर n इज इक्वल्स टू 1 में कोई भी ट्रांजिशन आ रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो जो लाइन बनेगी वो लाइमन सीरीज की होगी। और लाइमन सीरीज किस वेवलेंथ की होती है? अल्ट्रा वायलेट। बामर जो होती है वो आपकी विजिबल की होती है। ये आपका टॉपिक आपको 12th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में फिजिक्स में भी काफ़ी हेल्प करेगा। पाशन नियर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे इंफ्रारेड जो होगी वो क्या होती जाएगी? वीक होती जाएगी। ठीक है, तो लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री। ओके, और विजिबल की वेवलेंथ कहाँ कैसे कहाँ होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 या फिर 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो ये ट्रांजिशन, यहाँ पे जो लाइंस बन रही है ना, ये लाइंस, इन लाइंस को बोला जाता है स्पेक्ट्रल लाइंस। तो किसी भी ट्रांजिशन के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने होंगे? देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने होंगे? n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। और n2 की वैल्यू हमेशा n1 से क्या होगी? ग्रेटर होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला 6 to 1st के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है आपका, तो n2 का वैल्यू आपका 6 होगा और n1 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। तो आपको यहाँ से अगर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है तो 6 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, कितनी लाइंस आएंगी? 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 यानी 15 लाइंस आपकी बनेगी। अब 15 लाइंस किस तरीके से बनेंगी देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3। ठीक है, 1 2 और लास्ट वाले में 1। काउंट कीजिए, 5 प्लस 4 3 2 1, कितनी आएगी? 15 लाइन्स। ठीक है, इस तरीके से ट्रांजिशन आपका हो। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि इसके अंदर लाइमन सीरीज में कितनी लाइंस बने, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन ए पर्टिकुलर सीरीज, पर्टिकुलर सीरीज का मतलब लाइमन, बामर, पाशन, इनके अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है n2 माइनस n1 और n1 जैसे आपको लाइमन के लिए बोला, तो लाइमन के लिए देखिएगा n1 कितना होगा, इस डायग्राम में चेक कीजिएगा। लाइमन के लिए n1 कितना होगा आपका 1, बामर के लिए n1 कितना होगा 2। जिस लाइन के लिए बोला जाएगा उस लाइन का n1 हमेशा फिक्स रहता है। तो लाइमन के लिए n1 कितना हो जाएगा 1। अगर ये चीज़ बामर के लिए बात करेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा n2 माइनस 2। अगर पाशन के लिए बात करेंगे तो कितना हो जाएगा n2 माइनस 3। तो इस तरीके से आप सोल्व कीजिएगा तो n2 माइनस n1 अपन लिखेंगे। पाशन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, आप ऐसे लिखिएगा। तो यहाँ पे आपको जैसे आपके पास 6 to 1 था, तो मैंने बोला ये लाइमन सीरीज है फर्स्ट वाली, तो 5 लाइंस बन रही है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 6 माइनस कितनी बनेगी लाइमन में 5, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 2 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 5 1। टोटल काउंट कीजिए, यही रेशियो, यही आंसर आएगा। और इसी लाइन को जो आपकी फर्स्ट के अंदर ट्रांजिशन होगा, इन्हीं को बोला जाता है नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइंस। ये बात याद रखिए। तो आपका सेकंड पॉइंट ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट आपका ये था, जो चीज़ें ध्यान रखनी है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ
फाइन लाइंस, कितना होगा n1 इंटू n2। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो इसके अंदर अगर आप n1 इज इक्वल्स टू 1 कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये लाइमन सीरीज के अंदर लाइंस आ जाएंगे आपकी। यानी अगर ट्रांजिशन हमेशा ये टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आ जाएगी अगर ट्रांजिशन आपका हमेशा किसके अंदर होगा, फर्स्ट वाले के अंदर होगा। n की वैल्यू क्या है, ये n क्या है आपका 2 है, चाहो तो 2 लिख लीजिए, लेकिन डायरेक्ट लिखा हुआ मिलता है n क्योंकि फर्स्ट वाला तो 1 कर दिया इसने, तो बाकी बचा एक ही n बचेगा जहां से ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज क्लियर होगी। जब ये ट्रांजिशन आपका होता है तो इस ट्रांजिशन के अंदर एनर्जी का डिफरेंस होता है। ठीक है, यहां पे इस ट्रांजिशन में एनर्जी का डिफरेंस होता है और इस एनर्जी के डिफरेंस से हम लोग एक वेवलेंथ और वेव नंबर फाइंड करते हैं। यह आपका वेव नंबर है, यह आपकी वेवलेंथ। वेव नंबर क्या होगा, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल्स टू RH Z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, n1 और n2 मैंने आपको समझा दिया। जो वैल्यू हायर होगी वो हमेशा n2 होगी। ट्रांजिशन आपको चाहे कुछ भी बोले, आपको चाहे 6 to 1 बोले या 1 to 6 बोले या 6 to 2 बोले या 2 to 6 बोले, हायर वैल्यू हमेशा n2 होगी और लोअर वैल्यू हमेशा क्या होगी, n1 होगी। अगर आपको यहाँ पे एनर्जी फाइंड करनी है तो आप इसको hc से मल्टीप्लाई और hc से डिवाइड कीजिएगा, यानी hc इंटू 1 अपॉन लेमडा और यहाँ भी क्या कर दीजिए hc इज इक्वल्स टू RH Z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जो hc अपॉन लेमडा जो डेल्टा E आएगा आपका, वो एनर्जी क्या आएगी, RH hc Z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहाँ आपका अरे चाहो तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, वैल्यू आएगी माइनस जो अपनी वैल्यू लिखते हैं 13.6 इंटू Z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। और आप चाहें तो इस वैल्यू को ही आप किसके अंदर लिख सकते हैं, 2.18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 Z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये जूल पर एटम में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो RH है आपका, वो RH क्या है, रीडबर्ग्स कांस्टेंट। और रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.09 10 टू दी पावर 7 मीटर इनवर्स। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी इस वीडियो के अंदर। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय।